गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 ने विद्यालयों को किस प्रकार प्रभावित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें हैं वो कौन कौन सी हैं। 1986 की जो शिक्षा नीति है उसी का संशोधित रूप 1992 की शिक्षा नीति है। शिक्षा मानवीय संसाधनों के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है और यही मानवीय संसाधन राष्ट्रीय विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। नीति में प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा है वो सबसे अनिवार्य बताई गई है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा को विकास की नींव कहा गया है। नीति के अनुसार पहले 8 वर्ष की अवधि की जो स्कूली शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। यह सबसे ज़्यादा अनिवार्य है क्योंकि यह छात्रों के व्यक्तित्व, उनकी मनोवृत्तियाँ, सामाजिक विश्वास, बच्चे की आदतें, अध्ययन कौशल और संप्रेषण की जो योग्यताएं हैं उनकी नींव रखने की उम्र होती है। जीवन के लिए तैयारी में सहायक दूसरी जो आवश्यकता है, जरूरत है शिक्षा की, वो है जीवन के लिए तैयारी में शिक्षा सहायक है। व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करके इसके लिए उसने ज्ञान कौशल, साहसिक कार्यों के प्रति रुचि पैदा करना, समायोजन करने की क्षमता पैदा करना, ये सब चीज़ें जीवन के लिए जरूरी हैं जो शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं। और शिक्षा विद्यालयों के अंदर एक लघु समाज के रूप में कक्षा कक्ष में विभिन्न वर्गों से आए हुए बच्चों के बीच में एक मुख्य जो विशेष सब्जेक्ट से रिलेटेड अध्यापक होता है उसके द्वारा सबको एक समान प्रदान की जाती है। पर्यावरण संबंधी जो जागरूकता है वो भी शिक्षा से तेज होती है। मूल्यों में आत्मसात भी शिक्षा से किया जाता है। शिक्षा से खेलों व साहसिक कार्यों में रुचि पैदा की जा सकती है। तो इस प्रकार से जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनसे लड़ने के लिए बच्चे को शिक्षा के द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरी जो आवश्यकता है इसकी, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश सबसे अधिक फलदायी है। नीति में जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके क्षेत्र में किए गए विभिन्न अध्ययनों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कई अध्ययनों से यह पता चला है कि प्रारंभिक शिक्षा में किया गया जो निवेश है, अर्थात जो देश प्रारंभिक शिक्षा में अपना धन लगाता है उस धन के बहुत से लाभ होते हैं। जनसाधारण में खुशहाली आती है, जनसाधारण की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वावलंबी बनते हैं और वह अपने घर खर्च उठाने में रोजगार परक व्यक्ति बन जाते हैं। जो चौथी जरूरत है वो है प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि लोकतंत्र के ढांचे को सुदृढ़ करने में प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रजातंत्र सबको अपने व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है। सार्वभौमिक बनाने की जो बात है वो प्रजातंत्र में सुदृढ़ रूप से कही गई है। इसलिए देश का सफल और श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। नीति द्वारा देश की जो तत्कालिक प्रारंभिक शिक्षा है उसकी समीक्षा किस प्रकार की गई है। तत्कालीन का मतलब है कि जिस समय इन शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया
उस समय देश के हालात कैसे थे, देश की व्यवस्था कैसी थी, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी। क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, देश की परिस्थितियां होती हैं, देश की राजनीतिक कुछ रीजन होते हैं, कुछ सामाजिक रीजन होते हैं जो देश की जनता के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और ज्यों ज्यों इनके प्रभाव पड़ते हैं उसी प्रकार से नियमों में बदलाव लाना पड़ता है, शिक्षा में भी बदलाव लाना पड़ता है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो शिक्षा के प्रावधान हैं, नियम हैं, उनको लागू करना पड़ता है। नीति में उस समय की जो प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई और उसमें बताया गया कि यद्यपि संविधान ने वर्ष 1960 तक प्राथमिक स्तर पर सब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लक्ष्य की बात कही गई है। जो भारत स्वतंत्र होने से पहले की महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा नीति है, वही नीति 1986 की शिक्षा नीति है। क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्र होने से पहले इस बात के ऊपर बल डाला था कि हमारे देश को जरूरत है बेसिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की। क्योंकि उस समय हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वह इतनी कमजोर थी कि हम उच्च शिक्षा के बारे में सोच नहीं सकते थे। और कुछ शिक्षाविदों ने कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और वह छनकर नीचे तक पहुंच जाएगी, परंतु इन विधियों से देश का विकास नहीं होने वाला था। जो प्रारंभिक शिक्षा है 6 से 14 साल की शिक्षा, उसके ऊपर महात्मा गांधी ने बल दिया था कि वह अनिवार्य होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, सभी वर्गों के लिए होनी चाहिए। एक एक किलोमीटर के ऊपर विद्यालय स्थापित होने चाहिए, विद्यालय आवासीय होने चाहिए। तो यहाँ पर भाई जहाँ भी 300 से अधिक जनसंख्या है और जहाँ बस्तियों के अंदर लगभग 2 लाख व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पर भी विद्यालय होने चाहिए। सुविधाओं का बहुत ही देश में अभाव था, बहुत से 40% क्षेत्रों में पक्की इमारतें नहीं थी और 4 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए केवल एक अध्यापक था। उस समय पर अध्यापक बनना भी एक मजबूरी थी। जब किसी व्यक्ति को कोई और काम और रोजगार नहीं मिल पाता था तो मजबूरी बस वह अध्यापक बन जाता था। अध्यापकों के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग भी नहीं होती थी और उसकी क्वालिफिकेशन भी कोई निश्चित नहीं थी और ना ही अध्यापकों के लिए कोई विशेष सम्मानपूर्वक कोई वेतन दिया जाता था। इसलिए नीति में वर्तमान जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो बदलाव किया गया और जो प्राचीन देश के तत्कालीन उस समय के जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन किए गए। तो उसमें जो पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा सबसे पहले की गई कि बच्चों के वातावरण से वो रिलेटेड नहीं था। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों को प्रायोगिक जो विषय हैं वो ज़्यादा पढ़ाए जाएं, जिनसे कार्य अनुभव बच्चों के अंदर ज़्यादा आए और बच्चा इस प्रकार के वर्क सीखे कि वह आगे चलकर छोटे छोटे उद्योग धंधों में काम कर सके, अपने छोटे उद्योग भी लगा सके। और 14 वर्ष का जब बच्चा विद्यालय छोड़कर घर की तरफ निकले तो घर का रोजी रोटी का साधन बन सके, एक रोजगार परक व्यक्ति के रूप में देश के सामने आए। तो इस प्रकार से जो आधुनिक प्रारंभिक विद्यालय हैं उनमें 2 सिफारिशें की गई। सिफारिश नंबर 1 है जिसके अंदर शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी लक्ष्य हैं। जो 1990 तक 6 से 11 आयु वर्ग के जो सभी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया जाए और 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। इनमें 2 पक्षों पर बल दिया गया। सार्वभौमिक नामांकन, घर घर गांव गांव गलियों गलियों घूमकर सब बच्चों का नाम लिखना और सार्वभौमिक ठहराव, जब बच्चों का नामांकन कर दिया है तो 14 वर्ष तक उनका ठहराव भी होना चाहिए, किसी कारणवश बच्चे विद्यालय को न छोड़ पाए। शिक्षा की
गुणात्मकता में सुधार लाया जाए, यानी कि शिक्षा को एक रोजगार परक शिक्षा के रूप में, प्रायोगिक शिक्षा के रूप में ढाला जाए, ताकि शिक्षा व्यक्ति के आने वाले जीवन में लाभकारी हो। दूसरी जो सिफारिश थी वो बाल केंद्रित शिक्षा। इस शिक्षा के अंदर बल डाला गया कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वह बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात बच्चे की इच्छा अर्थात उसकी मंशा के अकॉर्डिंग हो, और अध्यापक सिर्फ ऑब्जर्वेशन करे कि और गाइडलाइन दे, ताकि बच्चा किसी प्रकार का कोई नुकसान न कर सके। बच्चों के आगे आने वाली कुछ समस्याएं हैं उनका भी निदान अध्यापक कर सकता है। इस सत्र में यही अच्छा होगा कि किसी भी बच्चे को फेल न किया जाए, जो मूल्यांकन है वो जहां तक संभव हो अंकों के आधार पर न किया जाए, ग्रेड जो सिस्टम है वो इसके अंदर अपनाया जाए, ताकि बच्चा किसी भी प्रकार से कोई हेजिटेशन उसके अंदर ना आए, कोई हीन भावना उसके अंदर ना आए और किसी कारणवश वह विद्यालय न छोड़ सके। आगे की जो सिफारिश है वो विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं। विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना जरूरी है, जैसे कमरे हैं, श्यामपट्ट है, आवश्यक खिलौने हैं, शिक्षा सामग्री के अंदर जैसे प्रोजेक्टर वगैरह हैं, चार्ट वगैरह हैं, चौक वगैरह है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो निम्न स्तर सामग्री के रूप में आती हैं। न्यूनतम में जो कम से कम तो होनी ही चाहिए, उनके बगैर शिक्षा है उसको बच्चों तक पहुंचाना अधूरा रह जाता है। इसमें 2 अध्यापकों की व्यवस्था एक विद्यालय में अवश्य हो, एक आवश्यक रूप से महिला हो, दूसरा पुरुष हो। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक अध्यापक की व्यवस्था की जाए। धीरे धीरे जो जो शिक्षा के क्षेत्र में जनता को जागरूक किया जाता है, विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो अध्यापक भी नए नए नियुक्त किए जाएंगे, और अध्यापकों की कौशल अर्थात उनकी कुशलता व निपुणता को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग कैंप लगाने जरूरी हैं, जिसमें नई नई नीतियों के बारे में, नई नई मेथड शिक्षा के उन्हें सिखाए जा सके। निरौपचारिक जो शिक्षा होती है उसको नॉन फॉर्मल जिसको बोलते हैं। 3 प्रकार की शिक्षा होती है, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक फॉर्मल, अनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। नीति में कहा गया कि जो निरौपचारिक शिक्षा है शिक्षा का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप है। इसके अंदर बच्चों के लिए चला जाएगा जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है, जो लड़के लड़कियां दिन भर कार्यों में लगे रहते हैं, जो अपनी मजबूरी वश विद्यालय में नहीं आ सकते, उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा का प्रावधान है। उन्हें निरौपचारिक शिक्षा जो केंद्र हैं उनका समय उनके काम से अलग होगा, वहां पर शैक्षिक वातावरण बनाया जाएगा। जो औपचारिक शिक्षा का है उसी के स्तर में सुधार किया जाएगा। जो प्रतिभावान युवक युवतियां हैं उनको निरौपचारिक शिक्षा देने के लिए चुना जाएगा। इस प्रकार से नई शिक्षा नीति के अंदर एक नया संकल्प किया गया, और वह संकल्प है कि लगातार कुछ ऐसे ऑपरेशन किए जाएं, ऐसी व्यूह रचनाएं बनाई जाएं जिससे 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक का कोई भी बच्चा हमारे देश में अनपढ़ ना रहे, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाए। तो ये थी हमारी जो 2 सिफारिशें की गई थी। पहली सिफारिश के कुछ मुख्य लक्ष्य थे, दूसरी जो सिफारिश है क्रियान्वयन व्यूह रचनाएं। यहां पर जो रजिस्टर्ड
किया जाने वाला काम है, जिसके अंदर गांव गांव गली गली घूमकर 5 से 14 वर्ष के या 6 से 14 वर्ष के बच्चे ढूंढने, उनका नामांकन करना, उनका ठहराव करना। अध्यापक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य मिलकर इस बात के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन के रूप में कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं। जो विद्यालय हैं उनकी देखभाल पंचायत के ऊपर छोड़ी जा सकती है। 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अंशकालिक गुणात्मक शिक्षा और पोषाहार की भी व्यवस्था की जा सकती है। स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं उनको राजनीतिक एवं विभिन्न क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। इसमें एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वहां पर इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अग्रिम रूप से धन उपलब्ध कराएगी। 7वीं एवं 8वीं योजना में यह प्रयास किया जाएगा कि एक कक्षा के लिए एक अध्यापक हो, 300 की जनसंख्या वाली तथा आदिवासी क्षेत्रों में 200 की आबादी वाली बस्तियों में एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। प्रत्येक विद्यालय में जहां 50 छात्र होंगे वहां एक उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोला जाएगा। इस प्रकार से भवन निर्माण के लिए NREP और RLECP के जो कोष होते हैं, अर्थात जो विशेष प्रकार की जो संस्थाएं बनाई गई हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का सहयोग देते हैं, वहां से सहायता ली जाएगी। यहाँ निरौपचारिक शिक्षा के जो नए कार्यक्रम हैं उसके अंदर नवीन वैज्ञानिक सामग्री का प्रयोग करना, सीखने पर ज़्यादा बल देना, छात्र केंद्रित शिक्षा होना, अधिक से अधिक जो सहगामी गतिविधियां हैं जैसे खेल विधि है, प्रयोग विधि है, इनका प्रयोग करना ताकि बच्चा हस्त कौशल सीख सके और आगे चलकर उन हस्त कौशलों को अपनी रोजी रोटी का साधन बना सके। अनवर्त शिक्षा लगातार चलनी चाहिए। यहाँ पर निरौपचारिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम हैं उनको खुले विद्यालयों के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उन्हीं विद्यालयों में जिसमें रेगुलर बच्चे दिन के समय पढ़ते हैं, जो कामकाज पर जाने वाले बच्चे हैं उनको शाम के समय उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस प्रकार से जो राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990 है, 7 मई 1990 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। उसका उद्देश्य 1986 की जो राष्ट्रीय नीति है उनकी समीक्षा करना था और उनकी समीक्षा करने के बाद ही 1992 की जो शिक्षा नीति है उसका प्रावधान निकाला गया। ये जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के नाम से जानी जाती है। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने निर्णय लिया कि राम मूर्ति समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति गठित की जाए और इसी के आधार पर 31 जुलाई 1991 को एक समिति नियुक्त की गई। इसके अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री जनार्दन रेड्डी थे। उन्होंने कुछ ऐसी सिफारिशें डाली हैं इस शिक्षा नीति के अंदर जो भारत की जनता को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके और जो शिक्षा देश के विकास में सहायक हो सके। केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौढ़ साक्षरता प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण जो स्थान है, संगठन है, सामुदायिक जो लामबंदी, स्कूल मैपिंग वगैरह हैं, उनके पैमाने विस्तार से तैयार किए जाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुच्छेद 5.12 में दिए गए लक्ष्य हैं उनका संशोधन किया जाना चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना चाहिए, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल हों। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा सकता तो वहाँ आवासीय स्कूलों का प्रबंध किया जाए। इस स्तर के लगभग सभी बच्चों द्वारा शिक्षा के न्यूनतम स्तर प्राप्त करना और उच्च प्राथमिक स्तर पर इसकी व्यापक स्तर पर शुरुआत करना। यहाँ पर 45 व 60% से बच्चों की जो वर्तमान की दर है उसको कम करके
20 व 40% तक लाना, यानी कि एक कक्षा के अंदर बच्चों की संख्या कम करना, ताकि एक अध्यापक उनका अच्छे से होमवर्क चेक कर सके, क्लास वर्क करवा सके, प्रत्येक बच्चे पर विशेष ध्यान दे सके। जो 1992 की शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है, उसका जो पैरा 5.5 है, उसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया गया है कि 14 वर्ष की अवस्था तक सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वो विद्यालय में टिके रहें, इस बात की कोशिश की जानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा निःशुल्क हो और प्रत्येक क्षेत्र तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा को पहुंचाना जरूरी है। प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है, जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का काम भी इसी के अंदर जोड़ा गया। इसमें कम से कम 2 बड़े कमरे हों, आवश्यक सामग्री हो, जिसके अंदर ब्लैक बोर्ड है, नक्शे हैं, चार्ट हैं, अन्य शिक्षण सामग्रियां वगैरह हैं। 2 शिक्षकों के अंदर एक जरूरी है कि एक महिला शिक्षक भी हो, क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राएं एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। 1992 की जो शिक्षा नीति है, उसमें इस पैरा में निम्न रूप से संशोधन किया गया है। सभी मौसमों का जो उपयोग है, योग्य पर्याप्त रूप से 3 बड़े कमरों में ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने, जो अन्य आवश्यक सहायक सामग्री हैं, स्कूल पुस्तकालय की व्यवस्था करना। यहाँ पर 1986 की शिक्षा नीति के पैरा 5.8 में स्कूल छोड़ने वाले, बिना स्कूलों वाली बस्तियों में रहने वाले और पूरा दिन स्कूल में न जा सकने वाले लड़कियों के लिए विशाल एवं व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। 1992 की शिक्षा नीति में कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पैरा 5.12 में कहा गया कि स्कूल को बीच में छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के जो परिप्रेक्ष्य हैं, अर्थात उनके रीजन क्या हैं, समाज की किस प्रकार की परिस्थिति है जिसके कारण बच्चे बीच में स्कूल छोड़ रहे हैं, उसका बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए, उनके रीजन को पता लगाना चाहिए। तदनुसार जो प्रभावशाली उपाय हैं उनको खोजकर दृढ़ता से उनको लागू किया जाना चाहिए, और बच्चों को में ठहराव 14 वर्ष तक जो प्रारंभिक शिक्षा है उस तक किया जाना अनिवार्य है। उसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की जो अवस्था वाले सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था 1986 की शिक्षा नीति, और उसी के अंदर संशोधन करके जो 1992 की शिक्षा नीति है उसमें कौन कौन से प्रावधान डाले गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।